गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने जितना पढ़ा था उसका एक हल्का सा मैं कंक्लूजन या एक एग्जाम्पल से मैं आपको उसको समझाना चाहता हूं। वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसे जो मधुमक्खियां होती ना, तो अपने छत्ते के चारों तरफ जैसे मधुमक्खियां घूमती है, ठीक है। तो मधुमक्खी को आप इलेक्ट्रॉन मान लो और उनका जो छत्ता है जिसको हम हाइव बोलते हैं उसको आप न्यूक्लियस मान लो। तो वो क्या करते हैं मधुमक्खियां, कई बार उस छत्ते के ज्यादा करीब होते हैं, कई बार उससे दूर होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कई बार वो न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं और कई बार वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं। इट डज नॉट मूव इन वन प्लेन, वो एक ही प्लेन में मूव नहीं करते हो, ठीक है। वो एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करते बल्कि वो सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं और सभी प्लेन्स में मूव करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। यानी कि कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सभी डायरेक्शन में पाए जा सकते हैं, सभी प्लेन्स में पाए जा सकते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, एक ही प्लेन में नहीं मिलेगा जैसे कि बोर्स ने कहा था। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम जान लेते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अंदर कि हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखा है इसके अंदर। पहला है कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि उनकी सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू होती है, ऐसा नहीं कि कुछ भी अपनी तरफ से वैल्यू को हम पुट कर दें, ठीक है। तो स्पेसिफिक वैल्यू होती है और ये जो एनर्जी की जो वैल्यू निकल के आती है इलेक्ट्रॉन्स की, ये निकल के आती है स्कोंडिचर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ स्कोंडिचर वेव इक्वेशन से ये निकल के आती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि जो वेव फंक्शन है जिसको हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी बोलते हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस तो नहीं होता है, ठीक है। ये केवल इलेक्ट्रॉन्स के कोऑर्डिनेट को हमें डिस्क्राइब करके देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, इस एम्पलीट्यूड का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये जो साई स्क्वायर है ये हमें प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना यानी कि चांसेस बताता है। किस चीज के चांसेस? कि इलेक्ट्रॉन के पाने के चांसेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां पाया जा सकता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसकी संभावना देता है कौन? साई स्क्वायर। उसके बाद ये कहता है अगर हमने बाय फाइंडिंग साई स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट्स अराउंड द न्यूक्लियस, अगर हमने न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग पॉइंट्स पे अगर हमने साई स्क्वायर को फाइंड आउट कर लिया है तो इससे हमें प्रिडिक्ट होगा, यानी कि हम पहचान सकते हैं, हम बता सकते हैं द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी कि जब हम साई स्क्वायर का पता लगा लेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग पॉइंट पर, तो उन जगह पर हम एक रीजन, एक स्पेस को हम बता सकेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना क्या है? ज्यादा है। कहने का मतलब इसका ये है कि जैसे मान लो ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहाँ पे इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज्यादा पाए जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है या ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज्यादा पाए जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज्यादा पाए जा रहे हैं या यहाँ पे ज्यादा पाए जा रहे हैं, तो ये वो स्पेस बताएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के पाने की संभावना क्या होगी? ज्यादा होगी। और इस स्पेस को हम, दिस स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। इसी को हम क्या बोलेंगे? हम ऑर्बिटल बोलेंगे। क्लियर? जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना क्या है? ज्यादा है, ठीक है। कहां पर? न्यूक्लियस के चारों तरफ जो भी स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद सिंस द इलेक्ट्रॉन कैन हैव मेनी वेव फंक्शन, एक इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे वेव फंक्शन हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल भी हो सकते हैं एटम के अंदर, केवल एक ही ऑर्बिटल नहीं होगा। दूसरा अगला पॉइंट इसका, जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है यानी कि जो साई है हमारे पास, उसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रॉन की। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी सारी इंफॉर्मेशन साई के अंदर छिपी हुई होती है, ठीक है। और जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो मदद करता है हमें इन इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। जो इंफॉर्मेशन कहाँ छिपी हुई है? साई के अंदर। यानी कि अगर इसको हम सिंपली अगर हम समझें कि जो साई फंक्शन है ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी यानी कि सारी इंफॉर्मेशन रखता है।
मतलब साई के द्वारा हमें एक तो एनर्जी का पता लगता है, एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता लगता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में पता लगता है। तो इतनी सारी जानकारी इसके पास होती है और उन जानकारी को कौन निकालता है? ये क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, तो स्कॉन्डिचर इक्वेशन भी आपने पढ़ा था, एच साई इक्वल टू ई साई। इसको भी हल्का सा हम समझ लेते हैं, इसका जो मोटा मोटा इसमें जो कंक्लूजन है इसका हम समझ लेते हैं। तो इस इक्वेशन से एक तो हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये इक्वेशन बताएगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस एनर्जी स्टेट में रहेगा। मतलब अलग अलग एनर्जी स्टेट होंगी, अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो कौन सी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी? स्कॉन्डिचर इक्वेशन से। उसके बाद कुछ ये सिंपली कुछ पॉइंट्स है या कुछ डेफिनेशन है जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बाउंड्री सरफेस प्लॉट क्या होता है? तो ये कहता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना ज्यादा होगी वहां पे जो जगह होगी यानी कि जो स्पेस होगा, जो रीजन होगा, वो आपको डार्क दिखाई देगा। ठीक है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ये रीजन होता है स्पेस के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पे देयर इज अ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना कैसे होती है? नॉन जीरो होती है। नॉन जीरो का मतलब वहां पे जीरो नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो वो रीजन यानी कि उस स्पेस के अंदर वो जगह, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल्स बोलेंगे। एक नोड कई बार आपको मिलेगा, आगे आप जैसे जैसे पढ़ोगे, तो नोड होता है एक जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना बिल्कुल जीरो दिखाई देगी आपको। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की पाने की संभावना जीरो है वो उसको हम बोलते हैं नोड। अब हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे ऑर्बिटल का, कि ऑर्बिटल किस तरह से आपको नजर आता है। ठीक है, तो ये मान लो आपके पास बीच में न्यूक्लियस है और ये जो डॉटेड जो मैंने दिखाए हैं डॉट डॉट करके, ये इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना यानी कि जो मोस्ट प्रोबेबल रीजन होगा, सबसे ज्यादा पाने की संभावना जहां पे होगी, ठीक है, वहां पर आपका क्या बनेगा? एक ऑर्बिटल ड्रॉ होगा। तो मैंने एक ऑर्बिटल को ड्रॉ किया, तो इसकी मैं बाउंड्री प्लॉट कर देता हूं। ये बाउंड्री है इसकी। ठीक है, मतलब इस बाउंड्री के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। कई बार क्या हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रॉन इस बाउंड्री से बाहर भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत कम होती है इसीलिए उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे ये डॉट 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 जो है ना मैक्सिमम अमाउंट पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इससे हमें एक ऑर्बिटल नजर आता है। ठीक है, ये वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना क्या है? ज्यादा है। तो इसीलिए जो स्कॉन्डिचर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमें एक कंसेप्ट देता है, किसका? मोस्ट प्रोबेबल रीजन का, इन प्लेस ऑफ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ गिवन बाय बोहर। क्योंकि बोहर ने तो कहा था कि एक ही प्लेन में आपको सर्कुलर पाथ दिखाई देगा, उसके बजाय स्कॉन्डिचर वेव इक्वेशन यानी कि ये क्वांटम मैकेनिक्स हमें क्या बताता है? वो मोस्ट प्रोबेबल रीजन पर फोकस करता है कि भाई मोस्ट प्रोबेबल रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना क्या है? ज्यादा है। उसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वी कैन नॉट से सिंपली दैट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, कि इलेक्ट्रॉन केवल एक ही पॉइंट पर पाया जाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। बट वी टॉक अबाउट सर्टेन रीजंस, हम कुछ रीजन की बात करेंगे स्पेस के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना क्या है? ज्यादा है। हम इस बात पर फोकस करेंगे। ठीक है, दोबारा समझे, हम इस बात पर फोकस करेंगे कि हम उस स्पेस के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस है, तो वहां पे हम कुछ रीजन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना क्या है? ज्यादा है। और उस मोस्ट प्रोबेबल रीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स कहते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस पूछ लेता है। तो ऑर्बिट सिंपली क्या है? ये सिंपली एक सर्कुलर पाथ है, एक निश्चित सर्कुलर पाथ है, जबकि ऑर्बिटल में निश्चित नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिट क्या है? एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जबकि ये वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ नहीं है, ये तो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना जहां पर मैक्सिमम है। ठीक है, उसी रीजन को क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल कहा जाता है। ऑर्बिट क्या करता है? ये प्लेनर मोशन को रिप्रेजेंट करता है कि प्लेनर में होगा, जबकि ये 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
ऑर्बिट क्या करता है, ये डेफिनेट पाथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट पाथ है, जबकि ऑर्बिटल ऐसा नहीं करता। ऑर्बिटल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का डेफिनेट पाथ नहीं होता है, ठीक है। वो कहीं भी पाया जा सकता है स्पेस के अंदर, न्यूक्लियस के स्पेस के अंदर कहीं भी पाया जा सकता है। ऑर्बिट डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्बिट की डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है, जबकि ऑर्बिटल के अंदर एस ऑर्बिटल को छोड़ के जो बाकी पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, उनके अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इस पॉइंट को जब हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियोस के अंदर, तो वहां पे आपको ये क्लियर होगा कि किस तरह से उनके अंदर डायरेक्शन पाई जाती है केवल एस ऑर्बिटल को छोड़ के। ऑर्बिट को हम जो है एकोमोडेट करते हैं, यानी कि भरते हैं इलेक्ट्रॉन से, किसके फॉर्मूले से, 2n² यूज करके, जिसमें n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। जबकि ऑर्बिटल को हम एकोमोडेट नहीं करते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है, बल्कि हम एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भर ही नहीं सकते, ये ऑर्बिटल का कंसेप्ट है। तो ये कुछ हमारे पास जानकारी थी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में।